नमस्कार मित्रों, आज हम फिर उपस्थित हैं वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में। इससे पूर्व जो लेक्चर था वो भाषा विज्ञान के प्रमुख अंगों में से एक अंग पद विज्ञान पर हमने इससे पूर्व बातचीत की। आज भाषा विज्ञान के विशिष्ट अंगों में से ही पद विज्ञान के बाद का जो अंग है वो है वाक्य विज्ञान। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सभी हम जानते हैं और मैंने इससे पूर्व का जो लेक्चर था उसमें कहा था कि भाषा की विशिष्टतम इकाई जिसको हम कहें या भाषा शास्त्र के या भाषा विज्ञान के माध्यम से जिसको माने तो वो है वाक्य। पद और ध्वनि को तो हम केवल वाक्य की संरचना को समझाने के लिए उनको अलग अलग करके बताते हैं, अन्यथा भाषा में पद और ध्वनि उनका वाक्य में जब प्रयोग होता है तभी उनका कुछ अर्थ होगा, अन्यथा उनका कोई अर्थ नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से पद का कोई महत्व नहीं होता, अर्थ नहीं होता। जब उनका वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तभी उनका अर्थ होता है। तो इसीलिए वाक्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब वाक्य विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, वाक्य में क्या क्या वाक्य विज्ञान में क्या क्या चीजें जो हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे आज। तो वाक्य विज्ञान जो है उसमें जो पदों का प्रयोग होता है, परस्पर उनका जो संबंध होता है उस पर चर्चा की जाती है और उस नाते मुख्य रूप से वो चर्चा का विषय होता है। और उसके नाते जब ये सारी चीजें होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वाक्य विज्ञान में हम वाक्य के स्वरूप, वाक्य का निर्माण कैसे होगा, वाक्य का क्या स्वरूप होगा, वाक्य की परिभाषा क्या होगी, वाक्य की रचना, वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं, वाक्य का जो उसमें पदों का विन्यास की स्थिति क्या होगी, किस तरह से उसमें पदों का प्रयोग होगा, वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं, इसके अलावा वाक्य का विभाजन, वाक्य में निकटस्थ जो अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, परिवर्तन की दिशाएं, वाक्य में परिवर्तन किस रूप में हुए हैं, क्या क्या उसकी दिशाएं हैं और परिवर्तन के क्या कारण हैं, इन सब विषयों पर हम आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, इससे पूर्व मैंने बताया कि भाषा विज्ञान के 4 प्रमुख तत्व हैं: ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो अगर हम इस चीज को, वाक्य विज्ञान को अगर समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ध्वनि जो है वो है मिट्टी या कपास कह दें, और उसके बाद जो उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद जो चीज सामने आती है, जैसे मिट्टी से हमने ईंट बना दी या कपास से हमने कपड़ा बना दिया तो वो पद के रूप में होता है। तो मिट्टी, ईंट जो है, अकेली ईंट कुछ भी काम की नहीं हो सकती जब तक कि एक वो मकान में, घर बनाने में काम नहीं आती। तो वो जो ईंट की स्थिति है वो पद की स्थिति है। मिट्टी जो है वो ध्वनि के समान है, कपास जो है वो ध्वनि के समान है। फिर जब उसका कपड़ा या उसकी ईंट बनती है तो वो एक तरह से पद या शब्द बन जाते हैं, और जब उनसे मकान बनाया जाएगा या कपड़ा बनाया जाएगा, कपास से कपड़ा बनता है, तब वो एक वाक्य की स्थिति में, यानी काम उसका प्रयोग करने की स्थिति में वो आ जाता है। तो हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं। अब इस आधार पे हम सबसे पहले, चूंकि वाक्य पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले वाक्य की परिभाषा को समझना होगा। वाक्य होता क्या है, किसे कहते हैं वाक्य? तो वाक्य के हमारे, चूंकि ये संस्कृत के संदर्भ में हम वाक्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हमारे संस्कृत के अनेक ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने वाक्य पर, शब्द पर, ध्वनि पर, सब चीज़ों पर, अर्थ विज्ञान पर, व्याकरण पर बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत प्रकाश डाला है। तो उनमें से एक जो है पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अनेक परिभाषाएं बताई हैं, या ये कहें कि वाक्य के लिए उन्होंने 5 मुख्य बातें बताई हैं कि वाक्य में क्या क्या चीज होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो एक क्रियापद है
वो भी वाक्य हो सकता है। जैसे हम कहें कि पढ़ो, केवल इतना बोलने से भी एक वाक्य का अर्थ उसमें आ जाता है। पढ़ो, खाओ, जाओ, तो ये जो शब्द हैं, ये जो क्रियापद हैं, ये वाक्य का अर्थ हमें देता है। दूसरा उन्होंने कहा अव्यय, कारक और विशेषण से युक्त जो क्रियापद होगा वो वाक्य कहलाता है, उसको भी हम वाक्य कहते हैं। यानी क्रियापद जो है उसके पहले कोई अव्यय आ जाए, कोई कारक विभक्ति उसमें लग जाए, या क्रिया विशेषण अगर उसमें आ जाता है तो वो भी एक वाक्य के रूप में होता है। तीसरा जो उन्होंने कहा क्रिया विशेषण युक्त जो है वो क्रियापद जो वाक्य है वो बन जाता है। क्रिया विशेषण युक्त क्रियापद जो है वो वाक्य बनता है। चौथा कहा उन्होंने विशेषण युक्त क्रियापद वाक्य होता है। एक तो क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों में अंतर है। वे पद जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो चलने का जो विशेषता है वो है धीरे धीरे, इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और विशेषण जो है वो विशेषण युक्त जो क्रियापद हैं, यानी क्रियापद जो होंगे, क्रिया को बताने वाले जो पद होंगे, उनके आगे एक सामान्य विशेषण शब्द विशेषता उसमें जब जुड़ती है तो वो क्रिया विशेषण, वो क्रियापद जो होते हैं वो उस विशेषता से युक्त हो जाते हैं। और पांचवा जो इन्होंने कहा क्रियापद रहित संज्ञा शब्द जो होते हैं, संज्ञा पद होते हैं ना, वो भी वाक्य होते हैं। संज्ञा शब्द जो हैं वो भी वाक्य बन जाते हैं। जैसे केवल बालकः कह दिया, बालकौ कह दिया, दो बालक, तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह से उन्होंने पांच तरह के लक्षण बताए अलग अलग। तो इन लक्षणों के आधार पे भी हम वाक्य को समझ सकते हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर के हमारे यहाँ के जो मीमांसक हैं, नैयायिक हैं, साहित्य शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, साकांक्ष पद समूह को वाक्य कहते हैं। अब ये साकांक्ष क्या है? आकांक्षा सहित, साकांक्ष का मतलब आकांक्षा सहित, आकांक्षा को हम जिज्ञासा भी कह सकते हैं। तो मित्रों, हम सभी जानते हैं कि वाक्य में एक पद नहीं होता है, वाक्य में कर्ता भी होता है, क्रिया भी होती है, कम से कम दो पद तो होते ही होते हैं कि वाक्य और कर्ता और क्रिया कम से कम वहां होती है, कर्म भी अधिकतर होता है। लेकिन फिर भी तो साकांक्ष का मतलब हो गया कि जो पद वाक्य में काम आ रहे हैं, जिन पदों का हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, उनका एक दूसरे से संबंध, आकांक्षा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे मैं केवल कहूं राम, तो राम अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, तो सुनने वाले के मन में यह आएगा कि भाई राम क्या, राम का मतलब क्या है? तो फिर कहेंगे हम राम जो है, राम गांव जाता है। तो राम, गांव और जाना, ये तीन पदों का जब तक संबंध नहीं होगा तो हमारी या श्रोता की आकांक्षा पूरी नहीं होगी, जिज्ञासा पूरी नहीं होगी। तो ये जिज्ञासा जो है ना वो पूरी होनी चाहिए, तब ही एक वाक्य बनता है। तो इसके आगे हम और इसका जो वाक्य के तत्व होंगे, जो इसके अवयव होंगे, उस पर जब बात करेंगे तो इस विषय में और अधिक बात करेंगे। तो ये पांच इन्होंने कहा। इसके आधार पर जो वाक्य की परिभाषा की बात जब हम कर रहे हैं, तो आचार्य भर्तृहरि ने भी अपनी पूर्ववर्ती जो वैयाकरण है, दार्शनिक मत है, उनका जो संग्रह करके उन्होंने वाक्पदी में करते हुए उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी, और वो परिभाषाएं लगभग जो पतंजलि ने दी, उन्हीं परिभाषाओं के रूप में या उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने 8 तरह के लक्षण जो हैं वाक्य के बताए। वो मैं यहाँ संक्षेप में बता रहा हूँ। क्रियापद को वाक्य कहते हैं, तो ये बात पतंजलि ने भी कही। फिर कहा क्रिया युक्त कारकादि के समूह को वाक्य कहते हैं, वहां भी यही बात आई थी। अव्यय, कारक और विशेषण से युक्त क्रियापद को वाक्य कहते हैं। क्रिया एवं कारकादि समूह के रहने वाली जाति जो है वो वाक्य है, यानी एक ही तरह के शब्द, सेंटेंस होने चाहिए, वो शब्दों का प्रयोग, पदों का प्रयोग होना चाहिए। कि जैसे राम, या ये कहें कर्ता एक वचन है तो उसका विशेषण भी एक वचन में ही होना चाहिए। इसके अलावा क्रियादि समूह मत का एक अखंड शब्द जो है वो वाक्य होता है। जैसे मैंने कहा था पढ़ो,
तो ये इस रूप में वाक्य बन जाता है। क्रियादि पदों के क्रम विशेष को वाक्य कहते हैं। क्रिया आदि की जो जो विशेष है, जैसे मैंने कहा कर्ता हो, फिर कर्म हो, फिर क्रिया हो, इस तरह की जो बात होती है उसको भी हम वाक्य कह सकते हैं। क्रिया के बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं। साकांक्ष प्रथम पद को वाक्य कहते हैं और साकांक्ष पृथक पृथक पदों को भी वाक्य कहते हैं। इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। तो इस तरह से जो आचार्य भर्तृहरि ने ये इस तरह से 8 जो लक्षण वाक्य के दिए हैं वो इस प्रकार से दिए हैं। अब वाक्य की जो परिभाषा है उसी के अंतर्गत आगे जो है पतंजलि का जो पतंजलि, भारतीय परंपरा में पतंजलि का महत्वपूर्ण स्थान है। तो पतंजलि और जो थ्रॉक्स एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, वो ये दोनों ही ईसा पूर्व लगभग 150 ईसा पूर्व की बात हम करें, लगभग 150 ईसा पूर्व के लगभग इनका समय माना जाता है। तो ये पतंजलि भारतीय विद्वानों में और थ्रॉक्स जो थे वो यूरोप के विद्वानों में प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए थे, उल्लेखनीय थे, जिन्होंने भाषा के विकास को कहें या भाषा के विवेचनात्मक जो समीक्षात्मक जो वर्णन उन्होंने प्रस्तुत किया, उनकी उत्पत्ति के, भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में या भाषा के बनने के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में इनका नाम उल्लेखनीय है। तो इन्होंने भी क्या किया ना कि परिभाषा इस प्रकार से दी कि दोनों ने जो वाक्य की परिभाषा इस प्रकार से दी, तो इन्होंने कहा कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा हमने जब छोटी क्लास में थे तब भी हम पढ़ते थे कि सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। तो इन्होंने कहा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से वाक्य जो है वो एक पूर्ण इकाई मानी जाती है, इकाई है, सबसे छोटी इकाई भाषा की वाक्य को माना जाता है, न कि वर्ण को या शब्दों को या ध्वनि को माना जाता है। तो इसमें ये ऑब्जेक्शन आया कि भाषा की इकाई अगर वाक्य है, कहते हैं भाषा की इकाई वाक्य है न कि शब्द समूह, यानी शब्द समूह अगर हो भी जाए, जब तक शब्द समूह का वहां कोई मतलब नहीं है, मतलब का मतलब ये हो गया कि शब्द समूह हम इकट्ठा कर दे, राम खाता है खाना, ऐसा कुछ कहें तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वाक्य जो होगा उसका जो बनाने का एक तरीका होता है, उसी के आधार पर अगर सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, तो ही वो सार्थक और शब्द समूह का रूप होगा। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि भाषा की जो इकाई है वो वाक्य है, न कि शब्द समूह। तो मैंने पहले ही कहा कि वाक्य जो है वही भाषा की इकाई है, शब्द समूह नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि आवश्यक नहीं है कि वाक्य शब्दों का समूह ही हो, क्योंकि कह रहे हैं एक पद वाले भी वाक्य होते हैं। जैसे मैंने कहा पढ़ो, जाओ, तो एक पद वाले भी वाक्य होते हैं। तो फिर वो परिभाषा तो सटीक नहीं होती कि वहां पद समूह तो है ही नहीं, फिर एक शब्द वाला भी, एक पद वाला भी वाक्य बन जाएगा। तो उस हिसाब से भी ये, जैसे कहते हैं ना हम चलोगे, फिर जवाब में भी ऐसे ही आता है हाँ, तो ये एक एक पद वाले वाक्य होते हैं। तो कहते हैं कहां से, फिर कहते हैं कहां से, घर से। तो यहाँ कोई पूरा वाक्य नहीं है, एक एक दो दो एक एक पद से भी वाक्य बनता है। इसीलिए भी ये परिभाषा के लिए लोगों ने थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्शन किया। और फिर कहते हैं अनेक भाषाओं में एक समस्त पद ही पूरे वाक्य का काम कर देता है। एक समस्त पद, यानी एक पद से अनेक भाषाएं हैं विश्व में। तो कह रहे हैं कि अगर ये लक्षण हम देंगे तो वहां फिर ये लक्षण घटित नहीं होगा। कई जगह पर एक ही पद के द्वारा भाषा का जो है वो उस वाक्य का या उस भाव का ज्ञान हो जाता है। और चौथा इसका जो ठीक नहीं होने का कारण लोग बताते हैं, वो कहते हैं वाक्य भाषा का एक अंग है, वह पूर्ण की प्रतीति नहीं करा सकता। क्योंकि मित्रों हम सभी जानते हैं भाषा का मतलब केवल एक वाक्य नहीं है, क्योंकि एक ग्रंथ होता है, पूरा एक विषय को लेकर के एक ग्रंथ लिखा जाता है। तो जब तक हम उस पूरे ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं, उस ग्रंथ का उसका भाव हमारे को समझ में नहीं आता है। तो वहां तो अनेकों वाक्य होते हैं, केवल एक वाक्य ही भाषा की या भाव की प्रतीति नहीं करा सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि
वह पूर्ण की प्रतीति नहीं करा सकता। एक वाक्य केवल एक भाव की प्रतीति करा सकता है, पूर्ण संपूर्ण भावों की प्रतीति नहीं करा सकता, क्योंकि एक ग्रंथ होता है वो संपूर्ण की प्रतीति करा सकता है, एक वाक्य नहीं करा सकता। इसीलिए वाक्य को हम ये नहीं कह सकते कि ये संपूर्ण या अर्थ से युक्त जो है या पूर्ण अर्थ से युक्त जो शब्द समूह है उसको वाक्य कहते हैं। तो इसमें कुछ लोगों ने इस पर इस तरह का ऑब्जेक्शन किया है। आगे हम इसका जो भी है वाक्य की जो परिभाषा है उसको पूरा करेंगे। अब जो उसके बाद में जो आचार्य आए उन्होंने भी इस पर विचार किया और उसमें प्रसिद्ध जो लाक्षणिक ग्रंथ के रचयिता पंडित विश्वनाथ रहे हैं संस्कृत साहित्य में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वाक्य की परिभाषा इस रूप में दी। उन्होंने एक पूर्णता, क्योंकि वो इन सब के बाद के लगभग हैं, मम्मट के भी बाद में आचार्य विश्वनाथ हुए हैं, तो उन्होंने एक समग्रता को लेते हुए वाक्य की परिभाषा बनाई और उन्होंने कहा कि योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय वाक्यम, अर्थात वाक्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी साकांक्ष होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने वाक्य की जो योग्यता वो जो जरूरत बताई वो कहा कि योग्यता होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा आसक्ति होनी चाहिए। अब इनका क्या अर्थ है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब जिज्ञासा, जो भी मैंने पूर्व में भी कहा कि एक जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक उन पदों में आपस में मिलने की, आपस में समन्वय करने की जिज्ञासा नहीं होगी। जैसे मैं केवल कह दूं राम, तो सुनने वाला तुरंत सोचेगा भाई राम क्या, राम का तो कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा, केवल राम बोलने से कुछ नहीं हो रहा। तब मैं फिर कहूं राम गांव जाता है, तब ये आकांक्षाएं पूरी होती है, जिज्ञासाएं पूरी होती है। अब श्रोता जो है वो शांत, फिर मैं कह दे राम, फिर मैं कहूं गांव, तब भी पूरा नहीं होगा, फिर कहूंगा जाता है, तब जाकर के आकांक्षा पूरी होती है, जिज्ञासा पूरी होती है। तो वाक्य में जब तक इस तरह से अधूरा वाक्य कहेंगे तो आकांक्षा पूरी नहीं होने से वो वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य पूर्ण होना चाहिए जिसमें शब्दों का एक दूसरे से संबंध बना रहता है, तो इसको हम आकांक्षा कहते हैं। जैसे कहते हैं क्रिया को कर्ता और कर्म की, क्योंकि हमेशा जिज्ञासा, आकांक्षा जिज्ञासा रहती है, कर्ता को क्रिया की रहेगी, क्रिया को कर्ता और कर्म की रहती है, कर्म को क्रिया और कर्ता को कर्म और क्रिया की रहती है, कर्म को कर्ता और क्रिया की रहती है, क्रिया को कर्म और कर्ता की रहती है। तो इस तरह से साकांक्ष होता है। जब तक तीनों चीजें समान रूप से सही ढंग से उसमें नहीं होगी वो वाक्य नहीं कहलाएगा। अगली जो उसका लक्षण, वाक्य के लक्षण के लिए जो अनिवार्य तत्व है वो है योग्यता। योग्यता का मतलब जो पद हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं क्या वह पद उस भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त है। जैसे मैं कहूं कि आग से सिंचाई करता है, आग से सींचता है, तो आग में सींचने की योग्यता नहीं है, सींचने की योग्यता जल में होती है। अगर हम आग से सींचता है ऐसा बोलते हैं तो वो वाक्य ठीक नहीं है, उसको हम वाक्य नहीं कह सकते। वाक्य तभी होगा कि किसान जल से खेत सींचता है, क्योंकि सींचने की जो योग्यता है वह जल में है न कि आग में है। आग से अपन ऐसा कह सकते हैं कि आग से या ईंधन से, आग जलाकर भोजन पकाता है, तो ठीक है, भोजन पकाने की योग्यता आग में है, वहां जल में नहीं हो सकती। जल से भोजन पकाता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो कहने का मतलब वाक्यों में हम जिन पदों का प्रयोग करते हैं वो पद उन भावों को अभिव्यक्त करने की उनकी योग्यता होनी चाहिए, तब ही वो वाक्य कहलाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। फिर उसके बाद आसक्ति की बात करते हैं। आसक्ति का मतलब होता है सन्निधि, यानी निकटता। निकटता, वाक्य में पदों की निकटता भी होनी चाहिए, वो भी जरूरी है। जब तक निकटता नहीं होगी तब तक हम उसको वाक्य नहीं कहेंगे। निकटता का तात्पर्य यह है कि जैसे मैं ये बोलूं कि राम और फिर चुप हो गया, उसके 10 मिनट बाद बोलूं गांव जाता है, तो ये वाक्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें शब्दों का जो या पदों की जो निकटता थी उसमें काफी गैप आ गया बीच में।
तो वो वाक्य नहीं होगा। मैं ये बोलूं कि राम गांव जाता है, यानी निकटता होनी चाहिए। एक पद आज बोल दिया, एक पद में 2 घंटे बाद बोल रहा हूं, एक पद फिर मैं 2 घंटे बाद बोलता हूं या 2 दिन बाद बोलता हूं, तो वो वाक्य नहीं होगा, उसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। तो उनमें आसक्ति होनी चाहिए। वाक्य में जो पदों का प्रयोग हम करते हैं उनमें निकटता होनी चाहिए। निकटता होने के कारण ही वो पूर्ण वाक्य बनता है। तो इस तरह से पंडित विश्वनाथ ने योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त पदोच्चय वाक्यम, यानी वाक्य में इन तीनों चीजों का समावेश होना चाहिए। इनसे युक्त जो पदों का समूह होगा उसी को हम वाक्य कहेंगे। अब उसके बाद में हम वाक्यों के प्रकार पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। तो वाक्य के जो प्रकार हैं वो अनेक दृष्टियों से अगर हम उस पर दृष्टि गोचर करें तो लगभग 5 प्रकार वाक्यों के बताए हैं। उसमें कहते हैं 5 जो वाक्य के प्रकार है, आकृतिमूलक, रचनामूलक और अर्थमूलक होता है, क्रियामूलक होता है और शैलीमूलक होता है। आकृति मूलक में अगर हम बात करें तो क्योंकि विश्व में अनेक सारी भाषाएं हैं, अनेक भाषाओं में किस तरह से जो आकृति बनती है, भाषा शब्दों की आकृति बनती है और किस तरह से वो जो आकृति के आधार पर भाषाओं का प्रयोग होता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो उसमें ये सारी चीजें उसमें काम आती हैं। किस तरह से वो आकृति मूलक की हम बात करते हैं, तो आकृति मूलक में भी, आकृति मूलक जो वाक्य हैं उनमें भी कहें अगर अपन बात करें तो लगभग 4 तरह के उसके भेद होते हैं आकृति मूलक में। तो उसमें आकृति मूलक में कहते हैं कि प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व किस प्रकार मिलते हैं, इसके आधार पर वाक्य के 4 भेद आकृति मूलक के होते हैं। तो कहते हैं अयोगात्मक वाक्य, श्लिष्ट योगात्मक वाक्य और उसके अलावा अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य और प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य। एक एक लाइन में मैं इसका अर्थ बता देता हूं। अयोगात्मक वाक्य, अयोगात्मक का मतलब हो गया कि जहां पर प्रकृति और प्रत्यय का मिलन नहीं रहता है, मिला हुआ रूप नहीं रहता है। कहते हैं ना, अयोग का अर्थ होता है प्रकृति और प्रत्यय अथवा अर्थ तत्व और संबंध तत्व का मिला हुआ नहीं होना, दोनों अलग अलग होते हैं। वो अयोगात्मक भाषाओं में प्रकृति प्रत्यय ये अलग अलग रहते हैं, मिले हुए नहीं रहते हैं। तो उसको अयोगात्मक उसमें हम कह सकते हैं, अयोगात्मक जो वाक्य हैं वो कह सकते हैं। इसमें कारक चिन्ह आदि स्वतंत्र शब्द होते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया, चीनी जो भाषा है, हालांकि उसका जो वाक्य का जो बनावट है वो अंग्रेजी जैसी है। उसमें पदक्रम जो होता है कर्ता, क्रिया और उसके बाद कर्म आता है। तो इसमें क्या होगा कि प्रकृति और प्रत्यय जो है वो अलग अलग उसमें रहेंगे। जैसे ताजेन यानी बड़ा आदमी, इस तरह का इसमें प्रयोग होता है। दूसरा जो है श्लिष्ट योगात्मक वाक्य। श्लिष्ट का मतलब वैसे भी हम जानते हैं चिपका हुआ होना, यानी एक जगह में होना। तो श्लिष्ट योगात्मक वाक्य में क्या होता है, प्रकृति और प्रत्यय इतने ज्यादा मिले हुए होते हैं कि उनको अलग करना ही मुश्किल होता है। तो इस तरह भी कई ऐसे वाक्य होते हैं, जैसे वृक्षात पत्रम अपतत, वृक्ष से पत्ता गिरा। तो वृक्षात, क्योंकि वृक्ष मैंने इससे पूर्व वाले लेक्चर में बताया था कि जब तक हम शब्द के साथ प्रत्यय नहीं लगाएंगे तब तक वो पद नहीं बनेगा। तो केवल वृक्ष बोलेंगे तो उससे उसका कोई मतलब नहीं, जब तक उसमें विभक्ति नहीं लगेगी। तो वृक्षात में जो तय पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तब वो एक वाक्य बनता है। तो इसीलिए वो वाक्य बना। तो अहम गुरुम द्रष्टुम अगच्छम, मैं गुरु को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए गया। तो इस तरह का जो प्रयोग होता है इसमें प्रकृति और प्रत्यय का पता नहीं चलने से ये श्लिष्ट योगात्मक वाक्य है। तीसरा जो है अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य, यानी अश्लिष्ट योगात्मक, योग तो वहां है लेकिन अश्लिष्ट है। कहने का मतलब वहां जैसे होता है ना तिल तंडुल न्याय, मतलब चावल और तिल मिले हुए तो हैं लेकिन स्पष्ट दिखाई देते हैं कि ये तिल है और ये चावल है। इस तरह से उसमें जब प्रकृति और प्रत्यय मिले होंगे तो वह अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य होता है। और प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य में क्या होगा कि ऐसे वाक्यों में प्रकृति और प्रत्यय इतने अधिक घनिष्ठ रूप में मिले होते हैं कि उनका पता नहीं चलता है। इसीलिए
उसमें उसको हम प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे एक ही शब्द से हमें काफी उस वाक्य का पता चल जाता है। जैसे गुजराती में मकुंजे, मकुंजे इस तरह शब्द बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है मैं कहूं जे, यानी मैंने यह कहा कि। इतना सारा उसका एक वाक्य बन जाता है। तो ये जो प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य होते हैं इसमें प्रकृति और प्रत्यय का कहीं पता नहीं चलता, एक ही शब्द में बहुत सारी शब्द उसमें मिले हुए होते हैं। उसके बाद जो पहला ये आकृति मूलक 4 तरह का हो गया, जैसा कि मैंने बताया, योगात्मक वाक्य, श्लिष्ट योगात्मक वाक्य, उसके अलावा अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य और प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य, ये सब रचना मूलक है। किस तरह से वाक्य की रचना होती है, किस तरह से वो बनता है। तो प्रकृति और प्रत्यय के माध्यम से बनता है, लेकिन वो किस किस रूप में रहते हैं, प्रकृति प्रत्यय मिले होते हैं, अलग अलग होते हैं, इतने ज्यादा मिले होते हैं कि उनको हम पहचान नहीं सकते। तो ये आकृति मूलक वाक्य हो गए। इसके अलावा जो दूसरा भेद है वो है रचना मूलक। अब वाक्य की रचना किस रूप में हो, तो इससे पहले भी मैंने कहा कि अनेक भाषाओं का अपना अपना नियम होता है। जैसे कि मैंने कहा था संस्कृत में, हालांकि संस्कृत को अगर हम पद्य रूप में करते हैं तो वहां कोई नियम नहीं रहता है, उसका अन्वय करके हमें अर्थ को लगाना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक सेंटेंस के माध्यम से वाक्य में जो होता है वो सबसे पहले कर्ता, फिर उसके बाद में कर्म और फिर क्रिया आता है। रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। ये एक रचना का क्रम होता है। तो ये एक रचना क्रम के माध्यम से हम वाक्य को समझ सकते हैं। अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन संस्कृत में और हिंदी में इस तरह से होता है। तो ये रचना मूलक जो है उसमें ये होता है। इसके भी 3 भेद हम कर सकते हैं, सामान्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सामान्य में जैसा कि हम कहे एक वाक्य में 2 तरह की चीजें होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता और विधेय। तो जैसे राम एक अध्यापक है, तो राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया, एक अध्यापक है ये विधेय हो गया। तो ये एक सामान्य वाक्य होता है जिसमें 2 तरह के शब्द मिले होते हैं। मिश्र वाक्य जो होगा उसमें एक प्रमुख वाक्य होता है और एक उससे लगा हुआ उपवाक्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए कहें, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, यानी जिसके पास धन है वो नर कुलीन है। तो एक मूल वाक्य हो गया कि जिसके पास धन है वह कुलीन भी हो सकता है, वो उसके तस्य, यानी ये कहें यस्यार्थः तस्य मित्राणि, जिसके पास बहुत सारा धन है उसके सब मित्र होते हैं। तो ये वाक्य यानी एक प्रमुख वाक्य होता है जिसके पास धन है, वो कुलीन हो सकता है, उसके अनेक मित्र हो सकते हैं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकता है। तो वो सारे उपवाक्य उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो इसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। एक प्रमुख वाक्य और उसके साथ जुड़े हुए अनेक वाक्य। और अगला जो इसका तीसरा भेद है वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में भी क्या होता है कि एक से अधिक प्रधान वाक्य होते हैं। इसमें प्रधान एक से अधिक, यानी अगर हम कहें कि मैं गुरु से मिलने गया, गुरु से उसकी कुटी पर मिलने पहुंचा, तो वो स्नान करने के लिए गए हुए थे। यानी ये सारे वाक्य जो हैं प्रधान हैं। इनमें कोई वाक्य को हम छोड़ नहीं सकते, या ऐसा नहीं है कि उसका अर्थ नहीं है। गुरु से मिलने गया तो वो स्नान करने गए हुए थे, यानी मिल नहीं पाया। तो ये जो संयुक्त वाक्य है, एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ होता है। तीसरा जो उसका भेद वाक्य का है, अर्थमूलक भेद। अर्थमूलक में हम बात कहें तो एक तो जैसे विधि वाक्य प्रमुख वाक्य होता है, एक निषेध वाक्य। विधि वाक्य का मतलब हो गया जैसे कृष्ण काम करता है। निषेध वाक्य का मतलब हो गया जिसमें निषेधात्मक शब्द होता है, यानी कृष्ण काम नहीं करता है। फिर एक प्रश्न वाक्य, यानी क्या कृष्ण काम करता है। इस तरह से तो कई जो सामान्य वाक्य हम प्रयोग करते हैं वो सारे हैं। अनुज्ञा वाक्य, अनुज्ञा का मतलब आज्ञार्थक होता है, तुम काम करो, इस तरह से हम बोलते हैं। संदेह वाक्य तो कहते हैं ना कृष्ण काम करता होगा, क्या ऐसा तुम्हें लगता है, इस तरह से जो होगा वो संदेह वाक्य होता है। इच्छार्थक वाक्य होता है, तो कहते हैं ना ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। तो ये जो इच्छार्थक वाक्य है, यानी इसमें हम कामना करते हैं। संकेतार्थक वाक्य होता है, तो कहते हैं ना यदि, जैसे संकेत केवल एक हिंट दे देना, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो ये एक संकेत मात्र है, यानी अब पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हारे हाथ में है। इसी तरह से विस्मयार्थक वाक्य, तो विस्मयार्थक में विस्मय बोधक चिन्ह होता है, अरे तुम उत्तीर्ण हो गए, अरे तुम पास हो गए,
तो ये विस्मयार्थक वाक्य होता है। इस तरह से ये अर्थमूलक भेद होते हैं, यानी उन चिन्हों के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से उस वाक्य का अर्थ जो है वो स्वतः ही प्रकट हो जाता है। फिर इसके अलावा जो हम अगर बात करें क्रिया वाक्य, जो अर्थमूलक हो गया, अर्थमूलक में भी एक जो मुख्य रूप से जिसको हम क्रियामूलक भेद, अच्छा, जो अर्थमूलक भेद के बाद में आता है क्रियामूलक भेद। और क्रिया भी दो तरह की या तीन तरह का हम क्रिया कह सकते हैं वाक्य को बनाने के लिए। एक कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, वहां प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, वहां कर्ता और कर्म जो है वो अन्य उसमें चले जाते हैं, वहां भाववाच्य में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। जो कर्ता बनता है उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो अगर कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, राम प्रधान है मान लो, तो वहां राम में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म में अगर पुस्तक कर्मवाच्य है तो वहां पुस्तक प्रधान हो जाएगी। और भाववाच्य में जो उस वाक्य का भाव होगा वो प्रधान हो जाता है। इस तरह से वाक्य बनते हैं। और उसके बाद में जो अगला जो वो है शैली मूलक भेद। वाक्य का लास्ट का जो भेद है वो है शैली मूलक भेद। तो शैली मूलक भेद में क्या होता है, उसकी शैली पर विचार किया जाता है। जैसे शिथिल वाक्य एक होता है, शिथिल वाक्य। शिथिल वाक्य किसको कहेंगे कि जो बिना किसी अलंकारों के, बिना किसी मुहावरों के एकदम सीधा सा सिंपल सा वाक्य होगा, तो वो भी एक शैली है। कहते हैं ना हम, ये अलंकृत शैली में लिखा गया काव्य है या अलंकृत शैली का प्रयोग करता है। तो इस तरह से यानी बिना अलंकारों के, बिना मुहावरों के, बिना किसी लाग लपेट के एकदम सिंपल साधारण वाक्यों के द्वारा अपनी बात वाक्य कहे तो वो शिथिल वाक्य कहलाता है। और समीकृत वाक्य जो होता है दूसरा भेद, वो समीकृत वाक्य में हम अलंकारों का, मुहावरों का और एकदम अच्छे शब्दों का, हम साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो समीकृत वाक्य कहलाता है। इस तरह से ये वाक्य के भेद हैं। वाक्य के भेद मैंने आपको बताए 5 तरह के भेद जो थे, वो आकृति मूलक भेद, रचना मूलक भेद, अर्थमूलक, क्रियामूलक और शैली मूलक। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो वाक्य के प्रकार, जो भी मैंने आपको कह दिया अर्थमूलक में आ गया। अब वाक्य का विभाजन जो था वो मैंने कहा था कि उसमें जो पद रचना है या वाक्य की जो रचना है वो किस रूप में, तो वो भी मैंने आपको कहा संस्कृत और हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया के रूप में होती है, जबकि अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया और फिर कर्म आता है। तो इस रूप में वाक्य का निर्माण होता है। अब मुख्य रूप से हम बात करें वाक्य के परिवर्तन की दिशाएं। वाक्य में परिवर्तन की दिशाएं क्या क्या हो सकती है, क्यों हो सकता है उसमें परिवर्तन। तो विकास क्रम के अनुसार, भाषा का जब विकास होता है तो उस विकास क्रम के अनुसार भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। और उसमें कई सारे परिवर्तन समय और परिस्थितियों के हिसाब से, और उसका जैसे जैसे विकास होता है उस रूप में उसका परिवर्तन होता है। उसके पदों में, वाक्य का जब पदों को हम रखते हैं तो पहले किस रूप में होते थे, धीरे धीरे वाक्य में उसमें पदों के क्रम में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे पहले ऐसा होता था पुस्तकम पठ, अब हो गया पठ पुस्तकम। जैसे पहले होता था गोविंदम भज, अब हो गया भज गोविंदम। तो इस तरह से पदों के उसके वजह से परिवर्तन, वाक्य में परिवर्तन आ जाते हैं। इसके कुछ कारण हैं, जैसे पद क्रम में परिवर्तन, जैसा मैंने अभी कहा गोविंदम भज, गोविंद को भजो, और अब उसका परिवर्तन हो गया भज गोविंदम। तो इस तरह से कई ऐसे उदाहरण हम कहते हैं। जैसे पहले होता था मानव मात्र, 2 रुपए मात्र, ऐसा हम मात्र का प्रयोग हम बाद में करते थे। अब पहले हो गया कि मात्र मानव या मात्र 2 रुपए। इस तरह का प्रयोग जो पद क्रम में परिवर्तन आने से हुआ है वो वाक्य में हुआ है। दूसरा जो परिवर्तन की जो दिशा है वो अन्वय में परिवर्तन। अन्वय का मतलब होता है शब्दों के क्रम को व्यवस्थित करना। उसमें भी विशेष्य विशेषण में या लिंग और वचन में जो उसके अन्विति अनिवार्य है कि जिस वचन में और जिस लिंग में कर्ता होगा उसका विशेषण भी उसी वचन और उसी लिंग में होना चाहिए। लेकिन अब कई जगह इस तरह का
कोई उसमें नहीं है। जैसे पहले होता था पूज्य पिताजी, पूज्या माताजी, ऐसा प्रयोग होता था, लेकिन आजकल माता और पिता दोनों के लिए ही पूज्य शब्द का प्रयोग होने लग गया है। तो यहाँ लिंग के आधार पर विशेषण का कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या एक वचन हो, बहुवचन हो, सबके लिए पूज्य शब्द का ही प्रयोग करने लग गए हैं। तो ये अन्वय में परिवर्तन हो गया है, ये भी एक दिशा है। अधिक पद का प्रयोग, पहले वाक्य में क्या हो गया कि अब अर्थ को अच्छे से अच्छे दिखाने के लिए अधिक पदों का प्रयोग होने लग गया है। अधिक पद से मतलब हो गया कि जैसे होता था ना फिजूल में ऐसा क्यों करता है, अब हो गया बेफिजूल, यानी बे शब्द और जुड़ गया। जैसे हम कहते हैं स्वागत, और उसको और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए आजकल प्रयोग होने लग गया सुस्वागतम। इस तरह से उसको अधिक पद का प्रयोग उसमें होने लग गया है। और इसी तरह से आगे का जो दिशा है वाक्य में परिवर्तन की, पद या प्रत्यय का लोप भी होने लग गया है, जिसकी वजह से भी अब वाक्य के निर्माण में परिवर्तन आ गया है। जैसे अहम गच्छामि के स्थान पर केवल गच्छामि शब्द बोलने लग गए। तो ये कई ऐसी चीजें हैं आज, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो इसमें लिखना काफी पड़ता है, तो इसमें आजकल ऐसे भाषा का डेवलपमेंट हो गया है, ऐसी भाषा का विकास हो गया है जो केवल बहुत शॉर्ट में होती है, लेकिन उसका भाव सब लोग उस रूप में समझ जाते हैं। तो ये सारे जो परिवर्तन है वो समय और परिस्थितियों के हिसाब से आने लग गए हैं। इसी तरह कोस्ट और डैश का प्रयोग होने लग गया। किसी जैसे राम ने 21 बार क्षत्रिय विहीन, पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। अब राम कौन थे, तो वहां ब्रैकेट में लिखा जाएगा परशुराम, यानी उसको और अधिक क्लियर करने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग करने लग गए या डैश लगाने का प्रयोग करने लग गए। क्योंकि राम जो थे वो भी एक अवतार के रूप में थे, परशुराम थे वो भी एक अवतार के रूप में थे, लेकिन राम कौन, तो ब्रैकेट में लिख दिया वहां पे क्लियर करने के लिए परशुराम। यानी उस वाक्य में कोष्टक और डैश का प्रयोग भी करके उसको और अधिक क्लियरिटी करने के कारण इस तरह का प्रयोग किया जाता है। आदरार्थक बहुवचन, बहुवचन जो होता है वो जैसे सेंटेंस में इस तरह से पहले तो होता था राम गया, राम वन गया, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन अब क्योंकि आदरणीय है इसलिए हम कहेंगे राम वन गए। इस तरह का प्रयोग अब होने लग गया है। तो ये सारे, इसके लिए अलावा भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन के रूप में भी, क्योंकि पहले तो इस तरह नहीं होता था, लेकिन आजकल अंग्रेजी का प्रभाव हो गया, तो जहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो उसमें इसी तरह से होता है। जैसे उदाहरण के रूप में कहें आपसे कि शीला ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगी, तो इसको आजकल ऐसे कहने लग गए कि शीला ने कहा कि कल वह नहीं आएगी। तो इस तरह का प्रयोग जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इंग्लिश भाषा में जिसका प्रयोग जिस तरह होता है वैसे करने लग गए हैं। तो ये भी एक वाक्य में अर्थ परिवर्तन की एक दिशा है। कारक के लिए अर्धविराम, कारक के लिए या कारक के अर्थ में जो है आजकल अर्धविराम यानी कॉमा का प्रयोग करने लग गए। अंग्रेजी के अनुसरण के आधार पे ऐसा होने लग गया। जैसे पहले होता था प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपति, लेकिन आजकल हम कैसे लिखते हैं, कुलपति कॉमा प्रयाग विश्वविद्यालय, कुलपति कॉमा जैन विश्व भारती संस्थान, इस तरह का हम प्रयोग करने लग गए। तो कारक के स्थान पर कॉमा का प्रयोग हम करने लग गए हैं। इस तरह से ये वाक्य में अर्थ परिवर्तन की दिशाएं थी। इसके अलावा अब अर्थ परिवर्तन के कारण क्या क्या हैं, प्रमुख कारण क्या क्या हैं, जिसमें वाक्य के अर्थ में वाक्य परिवर्तन के कारण, वो कारण जो हैं वो मुख्य रूप से वाक्य के निर्माण में क्या क्या कारण, किस तरह से निर्माण पहले होता था और अब कैसे निर्माण होने लग गया, तो उसमें भी कुछ कारण जो है वो है। सबसे पहला और प्रमुख कारण जो है वो अन्य भाषाओं का प्रभाव है। अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण आज हमारी भाषा में भी परिवर्तन स्पष्ट दिखलाई देता है, क्योंकि भाषा का विकास और परिस्थितियां और समय के साथ होता रहता है। तो उसके आधार पर अन्य भाषाओं का, जैसे हम हिंदी में भी कई ऐसी भाषाएं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया तो अंग्रेजी का प्रभाव आ गया,
मुगलों ने शासन किया तो उसमें उर्दू भाषा का प्रभाव आ गया, अरबी भाषा का प्रभाव आ गया, और हम कई वाक्यों में इस तरह का हम प्रयोग करते हैं। तो अन्य भाषाओं का प्रभाव भी है। फिर विभक्तियों का घिस जाना। घिस जाने का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे विभक्तियों का लोप हो गया और एक साधारण सा वाक्य हम आजकल बोलने लग गए, उसमें विभक्ति का जो प्रयोग है ना वो हम नहीं करते हैं। उसका जैसा कि हिंदी अंग्रेजी आदि में भी इस तरह का विद्यमान होता है, कर्ता और कर्म का स्थान बदलने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी तरह से ये उसके बाद बलाघात। बलाघात का मतलब होता है कि वाक्य में हम क्या करते हैं, जैसे मैं पराजय जैसी चीज नहीं जानता। अब आजकल क्या हो गया, उसको और स्पेसिफिक करने के लिए कह दिए पराजय मैं नहीं जानता। तो इस तरह से उस पर जोर देना, उसको स्पष्टीकरण करने के लिए, तो वो जो चीज होती है वो बलाघात होता है। चौथा जो कारण है अर्थ परिवर्तन का, स्पष्टता। स्पष्टता के लिए भी वाक्य गठन में कुछ ऐसे नए शब्द, नई चीजें डाल दी जाती है जिसकी वजह से भी उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो कहते हैं स्पष्टता के लिए वाक्य गठन में जो परिवर्तन होता है ना, उसके लिए जैसे मैंने कहा था कोष्टक देने लग गए, डैश देने लग गए, तो वो भी एक परिवर्तन उसमें आ गया। वो किस लिए आ गया? क्योंकि उसमें हमें स्पष्टता दिखानी है, और स्पष्टता दिखाने के लिए हम आजकल उसमें वाक्य और डैश का प्रयोग करने लग गए हैं। इसके अलावा मन स्थिति जो होती है उसको वो भी हमारे उसमें वो हो गया है। तो इसी वजह से मन स्थिति को दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग या ऐसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से हमारी मन स्थिति जो है वो सामने वाले को क्लियर हो जाती है। या ये कहें कि मन स्थिति के कारण हम वाक्यों में क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं। कभी कभी हम अगर क्रोधित होते हैं तो हमारे हिंदी के वाक्य में 4 शब्द अगर हैं तो उसमें से 2 अंग्रेजी शब्द होंगे, 2 हिंदी शब्द होंगे, या हम उसको एकदम ऐसे शब्द बोलते हैं जो अलंकृत नहीं है, जो अलंकार शास्त्र की भाषा या साहित्यिक भाषा के अनुरूप नहीं होते हैं। तो मन स्थिति भी वाक्य के गठन पर प्रभाव डालती है। इसके अलावा नवीनता की प्रवृत्ति, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें कई इस तरह के प्रयोग शब्दों के इस तरह से किए जाते हैं, वाक्य इस तरह बनाए जाते हैं, तो उसमें नवीनता लाने का एक भाव हमारा होता है। और उस नवीनता के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि पहले होता था मानव मात्र, अब मात्र मानव, या पहले होता था इस किताब की जो का मूल्य है वो 20 रुपए मात्र है, अब हो गए इस किताब का मूल्य मात्र 20 रुपए है। यानी मात्र का हमने प्रयोग पहले शुरू कर दिया, तो ये भी एक नवीनता के लिए हो गया। जैसे मैंने कहा कुलपति, प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपति, हमने नवीनता के लिए कर दिया कुलपति कौमा प्रयाग विश्वविद्यालय या जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय। इस तरह का हमने उसको नवीनता के लिए इस तरह का प्रयोग शुरू किया। फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ वाक्य में अज्ञानता के कारण भी उसके गठन में परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता कि कर्ता पहले लेना है कि क्रिया पहले लेना है, कि कौन सा शब्द कर्ता है कौन सी क्रिया है। इस वजह से भी जैसे श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ को श्रेष्ठतम शब्द का भी प्रयोग करते हैं, महत्ता को महानता भी बोल देते हैं, विद्वता को विद्वानता भी बोल देते हैं, लिख देते हैं। तो इस तरह ये सब जो अंतर आता है वाक्य के गठन में वो अज्ञानता के कारण आता है। और जो लास्ट है वो है परंपरावाद, यानी परंपरा से जो चीजें चली आ रही हैं उनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि जो संस्कृत है वो परंपरावादी है, वो कहते हैं कि उनमें परंपरा के प्रति काफी अनुराग होता है, और हिंदी में परंपरा के विरुद्ध, यानी उसमें नए नए प्रयोग हिंदी में होते रहते हैं। इसके फलस्वरूप जो वाक्य रचना में अंतर होता है वो विशेष्य के अनुसार विशेषण में भी लिंग वचन होते हैं। संस्कृत जो है वो परंपरा से चल रही है। जैसे मैंने कहा कि जो कर्ता का लिंग होगा, वचन होगा, वही उसके विशेषण का भी लिंग और वचन होगा। उसी लिंग और वचन में हम उसको बताएंगे। जैसे 2 बालक, तो हम क्या कहेंगे, जैसे एक बालक, एक है बालकः, यानी उसी लिंग उसी वचन में। 2 बालक तो द्वौ बालकौ, तो बालकौ अगर
दो बालक के लिए बालको शब्द का प्रयोग हो रहा है तो उधर द्वौ शब्द का प्रयोग होगा। इस तरह से परंपरावाद के हिसाब से हम चलते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। ये भी जैसे संस्कृत में अगर वर वधु को आशीर्वाद देना होगा तो वर के लिए हम आयुष्मान बोलेंगे, वधु के लिए आयुष्मती भव ऐसा बोलेंगे। लेकिन हिंदी में इस तरह का प्रयोग नहीं होता, वहां वर वधु दोनों के लिए ही आयुष्मान शब्द का प्रयोग वहां कर देते हैं। तो परंपरावाद के कारण भी अर्थ ये वाक्य में का जो गठन होता है उसमें अंतर आ जाता है, उसमें परिवर्तन की ये कारण हो जाते हैं। तो ये सारे कारण होने के कारण तो इन सभी चीज़ों का हम वाक्य विज्ञान के अंतर्गत हमने अध्ययन किया, हमने इस पर विचार किया। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम भाषा शास्त्र के या भाषा विज्ञान का जो अगला विषय है अर्थ विज्ञान, उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।